हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू किया था और स्क्रोटम के बारे में पढ़ लिया था, टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एपिडिडाइमस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है यार? जो टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, इन सब के बारे में हमने बात कर लिया था। और ये जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो लेंथ होगा, सॉरी, ये रहा टेस्टिस। इसका जो लेंथ होता है ये होगा 4 to 5 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ होता है ये होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एपिडिडाइमस के बारे में। एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस। जो एपिडिडाइमस होता है ये 6 मीटर लॉन्ग हाईली क्वालिटिव होता है। क्या होता है? 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग हाईली क्वालिटिव, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। 6 मीटर लॉन्ग हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है। कौन? एपिडिडाइमस। और एपिडाइमस के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसका टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म लगभग 1 महीने तक, अप्रॉक्स 1 मंथ तक स्पर्म का स्टोरेज होता है। कहां पे? एपिडिडाइमस में। और क्या होता है? एपिडिडाइमस के अंदर ही स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। ठीक है ना, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म occurs in epididymis, occurs in epididymis। स्पर्म का फंक्शनल मैच्योरेशन होता है कहां पे? एपिडिडाइमस में। और क्या होता है? स्पर्म सबसे पहले मोटिलिटी को कहां पे गेन करते हैं? तो एपिडिडाइमस के अंदर करते हैं। ठीक है, और क्या? स्पर्म कैन मोटिलिटी, मोटिलिटी फर्स्ट टाइम इन, फर्स्ट टाइम इन एपिडिडाइमस। स्पर्म सबसे पहले मोटिलिटी एपिडिडाइमस में गेन करते हैं। ठीक है, और क्या? और क्या होता है? एपिडिडाइमस कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। एपिडाइमस कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव पाथवे में नॉन मोटाइल होते हैं, या उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, स्पर्म एपिडाइमस secrete some inhibitory protein, some inhibitory protein by which sperm do not show motility, so motility in complete male reproductive, male reproductive pathway।
पाथवे, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो जिसकी वजह से इस पंप की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। दैट हेल्प्स इन दैट हेल्प्स इन कंजर्व एनर्जी ऑफ स्पर्म, एनर्जी ऑफ स्पर्म, जो क्या करता है, स्पर्म की एनर्जी को कंजर्व करने में हेल्प करता है, संरक्षित करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होता है, एपिडाइमस के अंदर अ लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अ लेयर ऑफ कोलेस्टेरॉल फॉर्म at the apex of at the apex of sperm. So sperm do not show acrosomal reaction, acrosomal reaction. So sperm do not show acrosomal reaction. एपिडाइमस के अंदर क्या होता है, स्पर्म के हेड पार्ट यानी टिप पे, एपेक्स पे कोलेस्ट्रॉल के लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टर्म है कैपेसिटेशन। व्हाट इज कैपेसिटेशन? कैपेसिटेशन क्या होता है यार, ये समझ लेते हैं। कैपेसिटेशन changes in sperm prior to fertilization, changes in sperm prior to fertilization, फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले स्पर्म के अंदर जो कुछ भी चेंजेज होते हैं उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, चेंजेज इन स्पर्म प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। और साइट ऑफ कैपेसिटेशन क्या होता है ये भी जान लेते हैं यार। साइट ऑफ कैपेसिटेशन, साइट ऑफ कैपेसिटेशन ये होता है वेजाइना। साइट ऑफ कैपेसिटेशन क्या होगा, वेजाइना। अब होता क्या है यार, जैसे ही स्पर्म या सीमेन वेजाइना के अंदर एंटर करता है, जैसे ही सीमेन वेजाइना के अंदर एंटर करता है, वेजाइना के अंदर मौजूद जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो इस इनहिबिटरी प्रोटीन को इनएक्टिव कर देते हैं जो एपिडर्मिस ने सिक्रेट कर रखा है। इस इनहिबिटरी प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, जिससे जो स्पर्म होंगे वो दोबारा मोटिलिटी को गेन कर लेते हैं। और क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेयर बन गया था ना एपेक्स पे, एपिडाइमस के अंदर, उसको भी ये वेजाइनल फ्लूइड क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होगा वो दोबारा से एक्रोसोमल रिएक्शन शो कर पाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। मतलब कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पहला क्या, कोलेस्ट्रॉल का लेयर डिसॉल्व हो जाएगा जिससे स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन शो कर पाएंगे, और दूसरा क्या, स्पर्म दोबारा से क्या मोटिलिटी को गेन कर लेंगे, और ये वेजाइनल फ्लूइड क्या करेगा, इस इनहिबिटरी प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। ठीक है, ये सभी काम कहां पे होते हैं, एपिडाइमस के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं वेस्ट डिफरेंस के बारे में। एपिडाइमस के बारे में हमने पढ़ लिया, इनहिबिटरी प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। आगे बात करते हैं वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस साइट ऑफ कैपेसिटेशन मैंने बता दिया था, वेजाइना, मतलब दोबारा गेन कहां पे करेगा मोटिलिटी को, वेजाइना के अंदर। वेस्ट डिफरेंस के बारे में बता देते हैं यार। एपिडाइमस से क्या निकलता है, वेस्ट डिफरेंस, और वेस्ट डिफरेंस में होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो स्पर्म होता है उसको जो एपिडाइमस के हेल्प से क्या करते हैं, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और वेस्ट डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है ना, टर्मिनल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस, टर्मिनल पार्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं
टर्मिनल स्वेलन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। और एम्पुला पर भी, एम्पुला में भी स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होता है, ठीक है ना, कुछ स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज होगा। आगे बात करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, जो वेस्ट डिफरेंस का जो आउटर लेयर होता है ना, वो सर्कुलर मसल का बना होता है। वेस्ट डिफरेंस का आउटर लेयर सर्कुलर मसल का बना होता है और इनर लेयर एपिथेलियम का बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, ये होता है वेस्ट डिफरेंस का टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस, टर्मिनल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस, डिफरेंस प्लस सेमिनल डक्ट। टर्मिनल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस प्लस सेमिनल डक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ये होता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। आगे बात करेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा क्या है यार, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है, लेंथ, लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, ये होता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और जो यूरेथ्रा होता है ये यूरिन और सीमेन दोनों का ही कैरी करता है। इट कैरी बोथ, इट कैरी बोथ यूरिन एंड सीमेन, यूरिन एंड सीमेन, ये यूरिन और सीमेन दोनों को ही कैरी करता है, कौन, यूरेथ्रा, ठीक है। और क्या, जो यूरेथ्रा होता है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा। पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, 3 पार्ट होगा, कौन कौन सा होगा वो भी लिख दे रहे हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, और होता है क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। यदि हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की बात करते हैं तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा क्या होता है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच इज कवर्ड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा which is covered by, which is covered by prostate gland, prostate gland, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा क्या होता है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा which is covered by, which is covered by, covered by penis is called penile urethra। membranous urethra क्या होता है, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा which is present between, present between prostatic urethra and penile urethra, prostatic urethra and penile urethra, इसी को हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, ये अपना हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है एसेसरी ग्लैंड के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव
मेल रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड, इसमें हम लोगों को पहला पढ़ना है सेमिनल वेसिकल। पहला क्या है? सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होता है बच्चों, ये पेयर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन पेयर, प्रेजेंट इन पेयर। और ये क्या करता है? ये अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, ठीक है। इट सिक्रीट अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। इट सिक्रीट अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड। ये क्या करता है? अल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करता है, ठीक है। और क्या? जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है, ये सीमेन के 60 to 70% पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इट फॉर्म 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन। ये सीमेन के 60 to 70% पार्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन होता है, इसके अंदर होता क्या क्या है यार, ये भी जान लेते हैं। इस 60 to 70% इट कंटेन इसमें क्या होता है? फाइब्रिनोजन, फ्रक्टोज, और क्या होता है इसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक लोकल हार्मोन होता है जो कई जगह से सिक्रेट होता रहता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्रमाकुंचन में हेल्प करता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं यार। फ्रक्टोज का क्या काम होता है? इसको हम फ्यूल ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं, फ्यूल ऑफ स्पर्म। और बहुत पहले क्वेश्चन पूछा करता था कि भाई जो फ्रक्टोज होता है ये रैप टेस्ट में भी यूज होता है, रैप टेस्ट। लेकिन अभी तो नहीं, पहले बहुत कुछ, अभी नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन बन जाता था लेकिन अभी नहीं पूछता है ये सब, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? एक लोकल हार्मोन होता है। ये क्या होता है? लोकल हार्मोन जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सेमिनल वेसिकल के बारे में। आगे हम लोगों ने बात किया प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट अपना है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल होता है, सिंगल इन नंबर। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये भी क्या करता है? ये भी एल्कलाइन सिक्रेशन करता है। इट सिक्रेट एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इट सिक्रेट एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ये क्या करता है? एल्कलाइन प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है ये सीमेन के 25 to 30% पार्ट का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म 25 to 30% ऑफ सीमेन, 30% पार्ट ऑफ सीमेन। अब इसके अंदर क्या होता है? इट
कंटेन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। इसमें क्या क्या होता है? तो इसके अंदर होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, और इसके अंदर होता है क्लॉटिंग एंजाइम, क्लॉटिंग एंजाइम। इसके अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। इसके अलावा इसमें होता है सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट एंड सिट्रिक एसिड। ये सभी किसके अंदर होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में होंगे। ठीक है। अब ये जो इनके सिक्रेशन है यार, कुछ जैसे फाइब्रिनोजन का क्या काम है, ठीक है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन का क्या काम है, क्लॉटिंग एंजाइम क्या करते हैं, तो ये जान लेते हैं यार। ठीक है। सेमिनल वेसिकल, मैंने सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट प्रोस्टेट के बारे में बताया। जो सेमिनल वेसिकल था, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रेशन है, इसमें क्या फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में क्या क्या है? इसके सिक्रेशन में तो भाई एक तो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, और क्या है? क्लॉटिंग एंजाइम है, क्लॉटिंग एंजाइम है इसके अंदर। और क्या है इसमें? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। क्लॉटिंग एंजाइम फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के ये इसको कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये सीमेन का कोआगुलेशन करा देता है, उसका थक्का जमाने लगता है। ठीक है ना, हनी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने लगेगा। क्या होगा? कोआगुलेशन ऑफ सीमेन, कोआगुलेशन ऑफ ऑफ सीमेन। और जब सीमेन बॉडी से बाहर निकलेगा, सीमेन बॉडी से बाहर निकलता है, तो सीमेन कोआगुलेटेड फॉर्म में निकलता है, कर्ड लाइक। ठीक है ना, दही के जैसा निकलता है, फिर इसको बोल सकते हैं कोआगुलेटेड सीमेन। और इजैकुलेशन कैसा होता है? इजैकुलेशन, इजैकुलेशन ऑफ कोआगुलेटेड सीमेन, कोआगुलेटेड सीमेन। इजैकुलेशन क्या होता है? सीमेन का बॉडी से बाहर निकलना ही इजैकुलेशन कहलाता है। ठीक है ना, तो बाहर निकलेगा तो कैसा निकलेगा? कोआगुलेटेड सीमेन, सीमेन निकलेगा। लेकिन जब ये सीमेन बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफिकेशन इसका हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिक्विफिकेशन में कौन हेल्प करेगा? इसके लिक्विफिकेशन में हेल्प करता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। कौन हेल्प करेगा? प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अब होता क्या है यार, ये जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोलाइसिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये फाइब्रिनोलाइसिन में, फाइब्रिनोलाइसिन में। और ये फाइब्रिनोलाइसिन इस कोआगुलेटेड सीमेन का क्या करा देगा? लिक्विफिकेशन करा देगा, लिक्विफिकेशन ऑफ सीमेन करा देगा, लिक्विफिकेशन ऑफ ऑफ सीमेन विद इन 15 टू 30 मिनट। कितने देर में हो जाएगा ये? 15 टू 30 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा? सीमेन का लिक्विफिकेशन हो जाएगा। और लिक्विफिकेशन में कौन हेल्प करेगा? फाइब्रिनोलाइसिन। क्योंकि जो प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है, इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फाइब्रिनोलाइसिन इस कोआगुलेटेड सीमेन का लिक्विफिकेशन करा देगा। अरे क्लियर है इतना? ठीक है। अपना जो थर्ड जो एसेसरी ग्लैंड है, उसका क्या नाम है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अपना जो नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड है, इतना तो हो गया। अपने नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड के बारे में चलते हैं, तो उसका नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। थर्ड क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को और एक नाम से जानते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल लो या फिर कॉपर्स ग्लैंड बोल लो। ठीक है। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितने होते हैं यार? ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पेयर, प्रेजेंट इन पेयर।
पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है। और ये भी एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। इट सिक्रिट एल्कलाइन बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड, ये एल्कलाइन बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है यार? ये पेनिस को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है ना। और ये सीमेन के 5% पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इट फॉर्म 5% पार्ट ऑफ सीमेन, 5% पार्ट ऑफ सीमेन, 2 to 5% बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या? इट प्रोवाइड lubrication टू पेनिस, ये पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ वेजाइना। और ये क्या करते हैं? वेजाइना के अम्लीयता, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। कौन कौन करते हैं हेल्प? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं। हम लोगों ने मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, सेमिनल वेसिकल के बारे में बात कर लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड के बारे में बात कर लिया, ठीक है। इन सभी में हम लोगों ने सीमेन बार बार सीमेन होता है, सीमेन। भाई सीमेन होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं यार। व्हाट इज सीमेन? तो सीमेन जान लेते हैं। सीमेन क्या है यार? सीमेन 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 में होते हैं स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सीमेन। सीमेन में स्पर्म होता है और सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब ये सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कौन करता है यार? सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन कौन करता है? फॉर्म्ड बाय, सिक्रेट बाय, ऐसा बोल सकते हैं, सिक्रेट बाय एसेसरी ग्लैंड, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड एंड एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड एंड मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? इस सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। अब ये सीमेन जो होता है, सीमेन के बारे में बात करते हैं। सीमेन, इसका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन पीएच होता है। पीएच कितना होता है इसका? 7.2। पीएच इसका होता है 7.2 टू 7.4। मतलब इसका जो पीएच होगा वो स्लाइटली एल्कलाइन होगा। पीएच कैसा होगा? स्लाइटली एल्कलाइन होगा, ठीक है। और क्या? इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सीमेन 3 to 4 ml, 3 to 4 ml पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में जो ह्यूमन मेल होता है वो 3 to ml स्पर्म बाहर निकालता है, ठीक है, सीमेन बाहर निकालता है, ठीक है। वॉल्यूम के बाद बात करते हैं काउंट के बारे में। स्पर्म काउंट कितना होता है यार? 200 to 300 मिलियन स्पर्म, 200
टू 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेशन। एक इजैकुलेशन में जो ह्यूमन मेल होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकले हैं ना यार, अब इसमें यदि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्राइटेरिया देखना हो कि भाई क्या यदि कंडीशन होगा तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो 60% जो स्पर्म है ना वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी, क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। और नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकले हैं इसके इसके 60% स्पर्म, कितने, 60% स्पर्म स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। ठीक है, और क्या, जैसे ऐसे समझो यार, जस्ट सपोज कि भाई ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म ह्यूमन मेल ने क्या किया, इजैकुलेट किया। जस्ट सपोज ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म मैंने यहां पे बना रखा है। ठीक है, ये इतना स्पर्म इजैकुलेट किया, और इस इतने स्पर्म का कितना परसेंट, 60%। जस्ट सपोज ये क्या है, 60%। इतने 60% जो स्पर्म है ये कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और इस 60% का भी 40%, इस 60% का, सभी का नहीं, इस 60% का 40%, इतना होगा 60% का कितना, इस 60% का 40%। इतने जो स्पर्म है ये विगरस मोटिलिटी शो करने चाहिए। ठीक है ना, 40% ऑफ 40% स्पर्म ऑफ दिस 60%। ठीक है, सो 40% स्पर्म शो विगरस मोटिलिटी, विगरस मोटिलिटी। 40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। ये हो गया नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर फर्टिलाइजेशन। जस्ट सपोज कि भाई कोई पर्सन है, इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो भाई वो सीमेन तो रिलीज करेगा, ठीक है, लेकिन क्या वो फर्टिलाइजेशन कराने के काबिल है क्या, नहीं। तो इस डिसएबिलिटी को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सीमेन तो रिलीज कर रहा है लेकिन सीमेन में जो 60% स्पर्म है नॉर्मल शेप एंड साइज के नहीं है, और इस 60% के भी 40% स्पर्म विगरस मोटिलिटी शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो पाएगा, तो इस डिसएबिलिटी को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। तो भाई इनफर्टिलिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं यार, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, क्या हम इनफर्टिलिटी को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। जो ये मेल होगा, जो इंडिविजुअल होगा, ये फर्टिलाइजेशन कराने में असमर्थ होगा। अनेबल टू, अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। ये जो इंडिविजुअल होगा वो फर्टिलाइजेशन कराने में अनेबल होगा, असमर्थ होगा। ठीक है, और एक दूसरा टर्म आता है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी क्या, इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी क्या होता है यार,
जिस मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है ना, उसको हम इनफर्टाइल बोलते हैं, इनफर्टाइल या फिर स्टेराइल बोलते हैं, इनफर्टिलिटी स्टेराइलिटी, ठीक है, बोल सकते हैं। इंपोटेंसी क्या होता है यार? जस्ट सपोज कि भाई कोई मेल है, उसके अंदर उसके सीमेन में जो 60% स्पर्म है वो नॉर्मल से पेन साइज के हैं, और उसके 60% के भी जो 40% स्पर्म है वो विगरस मोटिलिटी शो कर रहे हैं, लेकिन उस मेल के पेनिस में इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो क्या भाई वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्वार्टस कर ही नहीं पाएगा तब पर भी। तो भाई कंसीव तो नहीं कर पाएगी फीमेल, गर्भधारण नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस डिसएबिलिटी को क्या बोलते हैं? इंपोटेंसी, ठीक है। तो इंपोटेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अनेबल टू परफॉर्म, अनेबल टू परफॉर्म क्वाइटस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, ड्यू टू फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये किसकी वजह से अनेबल हो पाएगा? वो पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल होगी वो कंसीव नहीं कर पाएगी और क्वाइटस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब ये बताइए, जो मैंने इनफर्टिलिटी के लिए कंडीशन जो बोला, एक तो कंडीशन ये भी हो सकता है कि भाई सीमेन तो बाहर निकले, सीमेन बाहर निकले, जैसे वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या करते हैं, जो वेस्ट डिफरेंस होता है ना, वेस्ट डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं। आगे मैं वैसेक्टॉमी के बारे में आगे डिस्कशन करूंगा, अभी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। व्हाट इज वैसेक्टॉमी? वैसेक्टॉमी क्या होगा ये समझ लेते हैं यार। वैसेक्टॉमी, इसमें क्या होता है? वेस्ट डिफरेंस को कट करके, कट एंड टाइड, वेस्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, जब वेस्ट डिफरेंस को कट करके बांध देंगे वैसेक्टॉमी में, तो क्या ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाएगा? क्या नहीं। वैसेक्टॉमी के बाद स्पर्म तो बनेंगे, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, लेकिन स्पर्म यूरेथ्रा या पेनिस के पास नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। उनका जो पाथवे होगा उसको क्या किया जाएगा? ब्रेक कर दिया जाएगा, स्पर्म के पाथवे को ब्रेक कर देते हैं। तो वैसेक्टॉमी में स्पर्म तो बनेंगे, लेकिन क्या स्पर्म बाहर निकलेंगे? क्या नहीं। सीमेन भी बाहर निकलेगा, लेकिन सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होंगे। आफ्टर वैसेक्टॉमी सीमेन तो रिलीज होगा, लेकिन सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? अब ये बताओ, वैसेक्टॉमी के बाद तो सीमेन तो रिलीज होगा, लेकिन सीमेन में क्या स्पर्म होंगे? क्या नहीं। जब सीमेन में स्पर्म ही नहीं होंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एजूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं इसको? एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया। एक टर्म आता है ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। एक टर्म आता है एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया। और एक टर्म आता है टीरेटोस्पर्मिया, टीरेटोस्पर्मिया, टीरेटोस्पर्मिया। अब ये एजोस्पर्मिया क्या है यार, ये जान लेते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन। सीमेन के अंदर जब स्पर्म एब्सेंट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल इन सीमेन।
सीमेन के अंदर जब स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है। एस्थेनोस्पर्मिया क्या होता है यार? मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म विल रिड्यूस। इस केस में क्या होगा? स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है। टीरेटोस्पर्मिया क्या होता है? यदि स्पर्म का शेप और साइज नॉर्मल नहीं होगा, स्पर्म की शेप और साइज जब नॉर्मल नहीं होगी तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? टीरेटोस्पर्मिया। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? टीरेटोस्पर्मिया। लेकिन आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एजियोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। ये पूछने के चांसेस हैं, ये दोनों आपसे नहीं पूछेंगे, एस्थेनोस्पर्मिया, टीरेटोस्पर्मिया। मतलब ये प्रॉब्लम है किसी मेल के अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इनफर्टिलिटी, वो इनफर्टाइल होगा। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे। अब सुनो मेरी बात, ये जो इंपोटेंसी वाले कंडीशन है ना, इंपोटेंसी, इसके लिए ट्रीटमेंट कोई है क्या? हाँ, टू ट्रीट impotency, टू ट्रीट impotency, impotency, impotency के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ impotency एक ड्रग होता है जिसका नाम है क्या? वियाग्रा। वियाग्रा। और ये जो वियाग्रा होता है, इसके अंदर एक सॉल्ट होता है जिसका नाम है सिल्डीनेफिल साइट्रेट। सॉल्ट का क्या नाम है? सिल्डीनेफिल, सिल्डीनेफिल साइट्रेट। ठीक है। इस ड्रग के थ्रू पेनिस में इरेक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना, सिल्डीनेफिल साइट्रेट। ये इस ड्रग में क्या होता है? ये सॉल्ट होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मेडिसिन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, क्रोसिन, मेटाक्रोसिन, कॉलपॉल हो गया, ठीक है ना, डोलो हो गया, इन सभी मेडिसिन के अंदर पैरासिटामॉल होगा। वैसे ही वियाग्रा एक मेडिसिन जिसके अंदर क्या होगा? सिल्डीनेफिल साइट्रेट। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन आते हैं जिसके अंदर भी सिल्डीनेफिल साइट्रेट सॉल्ट होगा, वो पेनिस में इरेक्शन कराएगा। ठीक है, ये होगा इसका ट्रीटमेंट। आगे हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बात करेंगे जो टेस्टिस के अंदर होता है। इतना हम लोगों ने जान लिया। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो वो पढ़ते हैं हम लोग क्या? हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट टॉपिक, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनफर्टिलिटी, इंपोटेंसी, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी के बारे में आगे भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये आते हैं, अब आते हैं कहां पे? हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब सुनो यार, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था कहां पे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यार। ये रहा अपना टेस्टिस, ये रहा टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, मीडियास्टेनम टेस्टिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो लेयर थी। ठीक है, और ये टेस्टिस में छोटे छोटे टेस्टिस जो होता है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। ठीक है, और ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, इसी के अंदर क्या था? इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या था?
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने बना दिया क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है अपने को, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ही इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है। ठीक है, कि भाई इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता क्या है। मैंने ये भी बताया था कि भाई टेस्टिस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जिन ऑर्गन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और ये जो गैमीट बनते हैं ना स्पर्म, वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही बनते हैं। कहां पे बनते हैं, इसका फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, इसमें भी होंगे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, आप देखेंगे कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ स्पेस है। ये जो स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहां से हम इसका सेक्शनल व्यू लेते हैं, सेक्शन इसका कट करते हैं, एक कंपार्टमेंट लिया, इसका सेक्शन कट करते हैं। तो ये बताओ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जब इसको कट करेंगे, टीएस इसका लिया हमने, तो भाई सर्कुलर दिखेगा ना, बाहर से तो सर्कुलर ही अपीयर होगा। ठीक है, अब सर्कुलर अपीयर होगा, तो इसका हम लोगों ने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बना रहा हूं पहले समझना। मैंने यहां से इसको कट किया, ठीक है, कट करने के बाद मैंने इसी डायग्राम को यहां पे बना दिया। ये पहला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा, और ये रहा तीसरा। क्योंकि एक कंपार्टमेंट के अंदर एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो मैंने तीन बना दिया, इसी को मैंने कट किया, एक ही को हमने जूम किया है। अरे इमेजिन कर पा रहे हो ना, इसका हमने टीएस लिया है, टीएस एक तरह से सेक्शनल व्यू लिया है, तो ऐसा ही सर्कुलर ही तो अपीयर होगा ना। एक्चुअल में एक ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसको हमने यहां से कट किया, कट करने के बाद आपको बाहर से ऐसा ही दिखेगा, सर्कुलर अपीयर होगा। ठीक है, अब सुनो, अब ये बताओ, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस है, इसको हमने क्या नाम दिया है, इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब यहां पे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस होगा, इसको हम क्या इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं यार। इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। इसके अंदर कुछ सेल्स मैंने बना दिया जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। और इसके अंदर जो सेल होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेडिक सेल। क्या बोलते हैं, लेडिक सेल। यहां पे मैंने बना दिया कुछ सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, लेडिक सेल। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यार। ठीक है, समझ गए आप लोगों ना कैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब सुनिए, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस होगा, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या होगा, एक तो ब्लड वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, और क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होंगे। और इसके अंदर क्या होगा, लेडिक सेल, लेडिक सेल, ब्लड वेसल्स होंगे, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल होंगे, और क्या होंगे, लेडिक सेल होंगे। ठीक है, यहां पे भी मैं नेमिंग कर दे रहा हूं कि आपको डाउट ना हो। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, और ये मैंने बना रखा है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, कॉम्पिटेंट सेल, और ये क्या है, लेडिक सेल।
ये मैंने बना रखा है लेडिग सेल, लेडिग सेल, लेडिग सेल। ठीक है, लेडिग सेल को और एक नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल भी नाम देते हैं किसको? लेडिग सेल को। ठीक है, अब सुनिए, जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के हिस्टोलॉजी की बात करते हैं तो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इंटरनल लाइनिंग होता है ना, वो एपिथेलियम से लाइंड होता है, लाइंड बाय एपिथेलियम टिश्यू। और ये जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ना, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सर्टोली सेल होता है और दूसरा होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना, दो सेल है, एक सर्टोली सेल और दूसरा क्या? स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन क्या बोलते हैं यार, जैसे ये पेन मैंने ले रखा है, पेन के अंदर जो रिफिल वगैरह है ना, सब बाहर निकाल दो। ठीक है, तो बीच में जो खाली जगह बचेगा ना, होलो स्पेस जो बचेगा, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन होगा, ये ल्यूमेन हो गया, अरे वही तो दिखेगा ना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किससे लाइंड होगा? किससे लाइंड होगा? एपिथेलियम टिश्यू से लाइन होगा। तो वही मैं लिख देता हूं यहां पे यार, यहां पे होगा क्या? टेस्टिस, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, ये किससे लैंड होगा? लैंड बाय एपिथेलियम टिश्यू, लैंड बाय एपिथेलियम, लैंड बाय एपिथेलियम टिश्यू। ये एपिथेलियम टिश्यू से क्या होगा? लाइंड होगा। ठीक है, अब सुनिए, ये जो एपिथेलियम टिश्यू से जो लाइंड होगा ना, इसमें क्या होंगे? दो तरह के सेल्स होंगे, दो तरह के सेल होंगे। एक तो होगा क्या? एक कुबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम का बना होगा। किसका बना होगा? कुबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम का बना होगा, जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और एक क्या होगा? सर्टोली सेल। ये जो बड़ा बड़ा मैंने बना रखा है सेल ना, ये क्या है? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, नर्स सेल, नर्स सेल, या इसको सब स्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं, सब स्टेंटिकुलर सेल। सर्टोली सेल को हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल या सब स्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। और क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे ना यार, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होंगे और फर्दर इनमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इससे क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड में। और ये स्पर्मेटिड में कुछ चेंज होगा, और ये जो स्पर्मेटिड होगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्पर्म में, स्पर्म में। और ये स्पर्म, स्पर्मेटिड, ये सभी क्या होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना स्पर्म फॉर्मेशन का, जब हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उस टॉपिक में हम ये सारी बातें वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। जहां पे टाइम ज्यादा लग जाएगा वहां पे भी करेंगे, तो
ठीक है ना। तो सारी बातें जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये कैसे बनेंगे, कहां पे मियोसिस होगा, कहां पे माइटोसिस होगा, ये वाला पार्ट हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस में समझ लेंगे। यहां पे इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस इतना समझो कि जो स्पर्मेटोगोनिया होंगी उनसे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और ये जो स्पर्म होगा हैप्लॉइड होगा। मतलब हम ऐसा एक लाइन और लिख सकते हैं क्या, इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। क्योंकि भाई इसके ल्यूमन में ही तो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये जो हैप्लॉइड सेल बनेंगे वो क्या, वो डिप्लॉइड सेल से बनेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहां पे लिख सकते हैं नोट में, नोट डाल के लिख देते हैं, इन द ल्यूमेन ऑफ, इन द ल्यूमेन, रेड दिखेगा कि नहीं आप लोगों को, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इन द ल्यूमेन ऑफ, ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल both haploid and diploid cells are present. Both haploid and diploid cells are present. Both haploid and diploid cells are present. ठीक है, आगे बात करते हैं यार। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, इसमें सर्टोली सेल कौन सा है, और सुनो ये जो है ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, और ये जो है इसका नाम है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे ना, स्पर्मेटोगोनिया ये डिवाइड करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे, इससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, और क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ये बन गया स्पर्म। सर्टोली सेल क्या करेगी, ये जो डेवलपिंग स्पर्म है ना, डेवलपिंग स्पर्म, इसको क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। सर्टोली सेल क्या करेगी, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। और जस्ट सपोज कि भाई कोई स्पर्म का शेप और साइज अच्छा नहीं बना है, ठीक नहीं बना है, एबनॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, तो ऐसे स्पर्म को सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस करने का भी काम करेगी। ऐसे स्पर्म का क्या करेगी, सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस कर देगी, खा जाएगी। ठीक है, और क्या, मैंने सर्टोली सेल का आपको दो फंक्शन बता दिया अभी, एक क्या, डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और कोई एबनॉर्मल स्पर्म बन गया है तो उसको फैगोसाइटोसिस करेगी, उसको मारने का काम करेगी, उसको खाने का काम करेगी। ठीक है, और सुनो, सर्टोली सेल एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी। ठीक है, ये जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, वो ब्लड से टेस्टोस्टेरोन को लेकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी। ठीक है, क्योंकि भाई जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो स्पर्म फॉर्मेशन में मेन रोल प्ले करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मेन रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो सर्टोली सेल होती है ये एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, और ये जो एबीपी होता है वो टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंक्रीज करता है। ठीक है, और क्या, जस्ट सपोज कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगा है, स्पर्म बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। अब इतने ज्यादा स्पर्म बनने लग जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कितने भी स्पर्म बने सबको सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती जाएगी। भाई सर्टोली सेल का भी तो एक लिमिट होगा ना कि कितने को ही वो न्यूट्रिशन दे सकती है एक साथ। तब क्या करेगी, जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगेगा तो सर्टोली सेल इनहिबिन का सिक्रेशन करेगी।
किसका सिक्रेशन करेगी? इनहिबिन का सिक्रेशन करेगी। और जो इनहिबिन होगा वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फैक्ट देगा, निगेटिव फीडबैक देगा। और ये जो निगेटिव फीडबैक होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करा देगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कम करा देगा। अरे क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बात करते हैं। लेडिक सेल की बात करते हैं। तो लेडिक सेल क्या करता है? इट सिक्रीट टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, या फिर टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग क्या बोल देते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन। ठीक है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन का सिक्रेशन करेगा। देखो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये जो भी सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया है इन दोनों में भी होंगी, बस मैंने एक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई ये खाली होगा, इसमें भी होगा, बस मैंने एक को बनाया है। ठीक है ना, इसके अंदर भी सर्टोली सेल होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा। ठीक है, और ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, इसके ऊपर एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयरिंग होता है, एक हार्ड कवरिंग होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। सभी के ऊपर होगा। इसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका प्रोप्रिया। किसका बना होता है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका प्रोप्रिया। ठीक है, अब सुनो, इसमें हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बात कर लिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन कराएगा। सर्टोली सेल क्या करेगी? डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देगी। सर्टोली सेल का फंक्शन अभी लिख लेते हैं यहां पे, जो हमने बताया अभी। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होते हैं? बता दिया मैंने, ब्लड वेसल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल और लेडिक सेल होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। पहला क्या लिखेंगे यार? इट प्रोवाइड, सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। डेवलपिंग स्पर्म, जो सर्टोली सेल होगी वो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सर्टोली सेल क्या करती है? जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और क्या करेगी ये? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल स्पर्म। एबनॉर्मल स्पर्म का क्या करेगी? ये फैगोसाइटोसिस करेगी। ठीक है, और क्या? सर्टोली सेल सिक्रेशन करेगी किसका? इट सिक्रीट, इट सिक्रीट फ्रॉम हार्मोन, सम हार्मोन। हार्मोन, इसमें कौन कौन सा हार्मोन होगा यार? पहला क्या? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा क्या? इनहिबिन, इनहिबिन। और एक हार्मोन कौन सा होगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन, एएमएच। एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका नाम लिख देता हूं मैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन। और एबीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग
प्रोटीन। अब ये इनका काम क्या होता है, एबीपी का क्या काम होगा, इन सभी के बारे में एक एक लाइन लिख लेते हैं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है। इट कंसंट्रेट testosterone sterone inside seminiferous tubule, inside seminiferous tubule। ठीक है। इनहिबिन क्या करेगा, गिव निगेटिव फीडबैक टू एफएसएच। ये क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा, किसको, एफएसएच को देगा। एंटी मुलेरन हार्मोन, इट इनएक्टिवेट मुलेरियन डक्ट इनसाइड मेल फीटस के अंदर मुलेरियन डक्ट को ये इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, जिससे मेल के अंदर फीमेल वाले कैरेक्टर्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब सुनो इनहिबिन कैसे काम करेगा, मैंने बता दिया था यार इनहिबिन। इसके बारे में जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पेनिस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हमने पढ़ लिया आज। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर और एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्किन की फोल्ड होगी। स्किन एक फोल्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होगा, सेमिनल वेसाइकल, या फिर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड।
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं यार। जो पेनिस का ये जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे जो स्किन की जो फोल्ड है इसको बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन एनसीईआरटी ने लिख रखा है इसको, हम और एक नाम देते हैं क्या, प्रीप्यूस। प्रीप्यूस। ठीक है, जो पेनिस का जो अपर स्वेलन पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। जो इसका पोर है, पोर, जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस। मीटस। ठीक है, एक टिश्यू का लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा। कॉर्पोरा केवर्नोसा ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन नहीं करता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर कॉर्पोरा केवर्नोसा नहीं होगा। दो टिश्यू होगा ना, दो सिलेंड्रिकल टिश्यू होंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा केवर्नोसा। और जो टिश्यू ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बल्ब में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो, एक बल्ब होता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरेटर। यूरेटर। ठीक है, बाकी सभी पार्ट के बारे में हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, मेल जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो पेनिस में कौन कौन सा पार्ट होता है वो सब बातें हमने बता दिया था। ठीक है, अब देखो ये जो पेनिस का जो इरेक्शन होता है ना, इरेक्शन ऑफ पेनिस एक वैस्कुलर प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसा प्रोसेस होता है, एक वैस्कुलर प्रोसेस होगा। इसके अंदर दो इंस्फिंक्टर लगे होते हैं, एक तो यहां पे और एक यहां, एक इंटरनल इंस्फिंक्टर और एक क्या होता है, एक्सटर्नल इंस्फिंक्टर। ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसा प्रोसेस होता है, क्योंकि पेनिस के अंदर कोई भी बोन नहीं होता है, एक वैस्कुलर प्रोसेस है। इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसा प्रोसेस है, एक वैस्कुलर प्रोसेस है। वैस्कुलर प्रोसेस, इसमें ब्लड की फीलिंग बढ़ जाती है तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या, इरेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में एनसीईआरटी ने ज्यादा कुछ बातें नहीं कर रखा है, बस थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं। ठीक है ना, कैसे होता है। इसमें दो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएसएनएस। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दो काम करता है, एक तो इरेक्शन ऑफ पेनिस और मिक्यूरेशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस में। इरेक्शन ऑफ पेनिस कौन कराता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। ठीक है, और यूरिनेशन यानी मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन, मिक्चुरेशन में भी कौन हेल्प करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। ठीक है, और क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हेल्प करता है इजैकुलेशन में। किसमें हेल्प करता है, इजैकुलेशन में। इजैकुलेशन में हेल्प करता है कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि भाई जो सीमेन, सीमेन और यूरिन एक साथ बाहर क्यों नहीं आते हैं, जब इजैकुलेशन होना रहता है ना, जब इजैकुलेशन होना रहता है तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, इस इंटरनल इंस्फिंक्टर को क्लोज किए रहता है। ठीक है, जब इंटरनल इंस्फिंक्टर को क्लोज किए रहेगा तो जो यूरिन होगा वो यूरेथ्रा में नहीं आ पाएगा। यूरेथ्रा में नहीं आ पाएगा तो क्या आएंगे, केवल सीमेन आएंगे, क्योंकि जो सीमेन होता है यहीं से तो आकर जुड़ता है ना यार, यहाँ पे जुड़ेगा कौन, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यहां से सीमेन आते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ये जो इंस्पेक्टर है ये क्लोज रहता है, और इसको क्लोज करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज आप लोगों का जो कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, एनसीईआरटी कंप्लीट कवर कर लिए हैं।
इसके अलावा ही बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज आप लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट कवर हो गया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।